तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान का नक्शा बदले बगैर भी इस मुल्क का आधा हिस्सा बेकार बनाया जा सकता है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन एक चीज़ है जो अगर पाकिस्तान से निकाल दी जाए तो सिर्फ ज़मीन नहीं, पूरी की पूरी इकॉनमी बदल जाएगी। वो चीज़ है इंडस रिवर सिस्टम। और आज सवाल ये नहीं है कि इंडिया क्या करेगा, सवाल ये है कि अगर इंडस का पानी वाकई कम हो गया तो पाकिस्तान कितनी देर तक टिक पाएगा। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है जहां ज़मीन से ज़्यादा पानी की सियासत मुल्क का मुस्तकबिल तय करती है। तकरीबन हर बड़ा शहर, हर बड़ा डैम और हर बड़ी फसल सिर्फ एक ही रिवर सिस्टम पर खड़ी है। अब यहाँ एक चीज़ है जो बहुत कम लोगों को पता है। 1960 में जब ट्रीटी बनी, पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम मुल्क था, मतलब नीचे वाला, कमज़ोर पोजीशन। फिर भी पाकिस्तान को सिस्टम का 80% पानी मिला और इंडिया को सिर्फ 20%। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान का पूरा ज़री निज़ाम, पंजाब के कैनाल, सिंध की फसल पहले से ही इन्हीं दरियाओं पर खड़ी हो चुकी थी। वर्ल्ड बैंक ने एलोकेशन इस बुनियाद पर की कि कौन पहले से इस पानी पर जिंदा है, ना कि कौन अपस्ट्रीम है और कौन डाउनस्ट्रीम है। यह फाउंडेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही फ्लो कल से कम होना शुरू हो जाए तो सवाल सिर्फ इंडिया का नहीं रहेगा, जवाब पाकिस्तान के अंदर भी छुपा हुआ है। इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका एक तस्वीर है। पाकिस्तान को एक जिस्म समझिए। इंडस उस जिस्म की मेन आर्टरी है, पंजाब और सिंध इसके ऑर्गन्स हैं, कैनाल्स वीन्स हैं जो हर हिस्से तक खून यानी पानी पहुंचाती हैं, और डैम्स उस जिस्म के हार्ट वाल्स हैं जो फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अगर एक आर्टरी नैरो होने लगे तो जिस्म मर नहीं जाता, लेकिन हर ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर महसूस करना शुरू कर देता है। कमजोरी पहले छोटे ऑर्गन्स में नजर आती है, फिर बड़े ऑर्गन्स में। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अगर इंडस को नक्शे से हटा दिया जाए तो पंजाब का ज्यादा हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा, सिंध की अक्सर खेती खत्म हो जाएगी और कराची जैसा शहर भी, जिसका ज्यादातर पानी इसी सिस्टम से कोटरी बैराज के जरिए आता है, सीधा असर महसूस करेगा। पाकिस्तान सिर्फ इंडस से फायदा नहीं उठाता, पाकिस्तान उस पर खड़ा है। कम फ्लो का असर एक दिन में नहीं आता, ये एक चेन है, हर लिंक अगले को गिराता है। कम कैनाल वाटर तो कमजोर फसल, और ये कोई छोटा सेक्टर नहीं है। इंडस बेसिन पाकिस्तान की 90% फूड प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है और इकॉनमी का 25% हिस्सा इसी से जुड़ा है। फिर बिजली, मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी का तकरीबन 30% हाइड्रो पावर से आता है। कम पानी, कम टर्बाइंस पे ज्यादा लोड शेडिंग, इंडस्ट्री इसी बिजली पर चलती है। और फिर शहर का ड्रिंकिंग वाटर जो इसी एक सिस्टम से निकलता है। एक चीज याद रखिए, यह सिर्फ किसान का मसला नहीं है, ये खाना, बिजली, फैक्ट्री और घर सबको एक साथ हिलाता है। कभी आपने सोचा है कि अगर कल से इंडस का फ्लो कम होना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के पास कितने दिन का पानी स्टोर्ड है? जवाब हैरान करने वाला है, सिर्फ तकरीबन 30 दिन। अब इसे पर्सपेक्टिव में रखते हैं। इजिप्ट का असवान डैम जो दरियाए नील पर है, वो इतना पानी स्टोर करता है कि उस रिजर्वायर में अकेले 132 क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद रहता है, जो नील के एक पूरे साल के फ्लो से भी ज्यादा है। मतलब इजिप्ट के पास महीनों नहीं, सालों का बफर है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 महीने का है। वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान ने डैम्स नहीं बनाए, वजह यह है कि तरबेला जैसा बड़ा रिजर्वायर वापडा के अपने हाइड्रोग्राफिक सर्वेस के मुताबिक अपनी स्टोरेज कैपेसिटी का 40% से ज्यादा सिल्ट की वजह से खो चुका है। जो टैंक कभी भरा हुआ था उसका बड़ा हिस्सा अब मिट्टी से भर चुका है। एक मुल्क जिसकी पूरी इकोनॉमी एक दरिया पर खड़ी है, उसके पास सिर्फ 1 महीने का मार्जिन है। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी तोड़नी जरूरी है। दरिया कोई पानी की टंकी नहीं है जिसे एक स्विच से बंद कर दें। ट्रीटी के मुताबिक इंडिया वेस्टर्न रिवर्स पर सिर्फ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है, जैसे बिजली के लिए पानी मोड़ा होता है लेकिन वापस उसी दरिया में चला जाता है। यहाँ असल नंबर आता है जो शायद आपको हैरान करे। वेस्टर्न रिवर का सालाना फ्लो तकरीबन 135 मिलियन एकड़ फीट है, और ट्रीटी के मुताबिक इंडिया इन दरियाओं पर कुल सिर्फ 3.6 मिलियन एकड़ फीट तक स्टोरेज बना सकता है। यानी इंडिया पूरे साल के फ्लो का सिर्फ तकरीबन 2 से 3% ही रोक सकता है।
वो भी सिर्फ तब जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। फिलहाल ट्रीटी एनालिस्ट के मुताबिक इंडिया के पास परमिटेड लिमिट का भी एक छोटा हिस्सा ही मौजूद है, जो बगलिहार डैम में तकरीबन 1.5 मिलियन एकड़ फीट है। इसलिए इंडिया ने दूसरा रास्ता अपनाया, एक बड़ा डैम नहीं बल्कि छोटे और दरमियानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की पूरी चेन, बगलिहार, सलाल, रतले, पकलडुल, और हर प्रोजेक्ट अपनी जगह लीगल है। लेकिन मिलकर देखें तो पैटर्न साफ है, कंट्रोल एक स्विच से नहीं, डजन्स ऑफ स्मॉल लिवर से बनाया जाता है। 1989 में पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट। आइडिया सिंपल था, नीलम दरिया के पानी मोड़कर सस्ती बिजली बनाना। लेकिन जब असल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तब तक इंडिया उसी दरिया पर किशनगंगा प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुका था, अपस्ट्रीम। यहां से खामोश रेस शुरू हुई, जो पहले मुकम्मल करता आर्बिट्रेशन उसूल के मुताबिक उसी को प्रायोरिटी मिलती। इंडिया का किशनगंगा मई 2018 में ऑपरेशनल हुआ। पाकिस्तान का नीलम झेलम भी फंडिंग डिलेज, एक फेटल एक्सीडेंट और भारी कॉस्ट ओवररन्स के बाद उसी साल कंप्लीशन तक पहुंचा। पाकिस्तान सिर्फ वक्त नहीं हारा, आर्बिट्रेशन कोर्ट ने यह भी माना कि इंडिया पहले एग्जिस्टिंग यूज कायम कर चुका था, मतलब पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन भी कमजोर हो गई। सबक सिंपल है कि इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनाना सिर्फ इंजीनियरिंग का मसला नहीं, यह लेवरेज का मसला है। एक आखिरी सवाल जो लोग कम ही पूछते हैं, अगर ट्रीटी अचानक खत्म हो जाए तो इंडिया कितनी जल्दी कुछ बदल सकता है? शॉर्ट टर्म में अगले 5 साल तक ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास अभी इस वक्त बहुत महदूद डेवलप्ड स्टोरेज है और मानसून सीजन में फ्लो इतना ज्यादा होता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन इनइफेक्टिव हो जाती है। लेकिन अगले 20 साल वहां तस्वीर बदल जाती है। अगर इंडिया अपने फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स जैसे पकलडुल और सवालकोट मुकम्मल कर लेता है तो इसके पास फ्लो के टाइमिंग को मॉडिफाई करने की भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। टोटल पानी वही रहेगा, लेकिन कब आएगा ये कंट्रोल करना मुमकिन हो सकता है, और यही असल खतरा है। अगर इंडिया कुछ भी ना करे तब भी पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग वाटर स्ट्रेस का सामना करेगा। पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, लेकिन दरिया का पानी उतना ही है। कैनाल सिस्टम पुराना है, ज्यादातर कैनाल्स कच्ची मिट्टी से बनी हुई है, मतलब पानी जमीन में सीप कर जाया होता है। देहातों में 90% घरेलू पानी ग्राउंड वाटर से आता है और यह तेजी से नीचे जा रहा है। और क्लाइमेट चेंज ने ग्लेशियर्स का मेल्टिंग पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। यही असल खतरा है। इंडिया एक फैक्टर है, लेकिन पाकिस्तान का अपना सिस्टम उतना ही जिम्मेदार है। तो फिर सवाल यह है, अगर कल इंडस का फ्लो वाकई कम हो जाए, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? ग्राउंड वाटर ये ऑलरेडी तेजी से खत्म हो रहा है। इस पर और डिपेंड करना मसला हल नहीं करेगा, बल्कि बढ़ाएगा। डिसैलिनेशन कराची जैसे कोस्टल शहर के लिए काम कर सकता है, लेकिन पंजाब जैसे अंदरूनी इलाकों तक पानी पहुंचाना बहुत महंगा और टेक्निकली मुश्किल होगा। नए डैम्स ये स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन नया पानी पैदा नहीं करते। ये सिर्फ मौजूदा पानी को बेहतर तरीके से बचाते हैं। फसल तब्दील करना, राइस और शुगर कैन जैसी ज्यादा पानी मांगने वाली फसलों की जगह कम पानी वाली फसल, यह डिमांड को कम कर सकता है, लेकिन मुकम्मल हल नहीं। असल जवाब किसी एक चीज में नहीं है। कैनाल मॉडर्नाइजेशन, ड्रिप इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, नए रिजर्वायर और ट्रीटी के अंदर रीजनल कोऑपरेशन, ये सब मिलकर ही पाकिस्तान को वक्त दे सकते हैं। पाकिस्तान अचानक खत्म नहीं होगा, कोई एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब पानी मुकम्मल रुक जाए। लेकिन अगर इंडस का फ्लो सिग्निफिकेंटली कम हो या अनप्रेडिक्टेबल हो जाए तो एग्रीकल्चर, बिजली, इंडस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर और एक्सपोर्ट सब पर भारी बढ़ता हुआ दबाव पड़ेगा। इसका हल 2 चीज़ों में है, रीजनल कोऑपरेशन ताकि ट्रीटी का फ्रेमवर्क बरकरार रहे, और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स ताकि पाकिस्तान अपने ही सिस्टम की कमजोरियां ठीक कर सके। सिर्फ इंडिया को देखकर बैठना सोल्यूशन नहीं है। शायद असल सवाल ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक सकता है या नहीं। असल सवाल ये है, अगर कल इंडस का फ्लो आधा रह जाए तो पाकिस्तान के पास उस कमी को पूरा करने का कोई दूसरा निज़ाम भी है या नहीं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो कमेंट में बताइए, क्या पाकिस्तान का असल मसला इंडिया है या अपना खुद का वाटर मैनेजमेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।